हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स जो कि यूनिट 6 है वो चल रहा है। और बेसिकली ना ये जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है, एक थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। बट चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स ही होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स को तो हम लोग खत्म कर चुके हैं, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ से पहले फर्स्ट लॉ सब खत्म हो चुका है। तो अब इस चैप्टर का बहुत आसान सा सेगमेंट जो है जिसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस डेफिनीशंस लिखनी है और उन डेफिनीशंस को यूज करते हुए हमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की मल्टीप्लाई होंगी, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यही सब होने वाला है। लेकिन डेफिनीशंस यहाँ पर मेन है। जैसे कि थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनीशन में ही आपको बताया था, व्हेन वी स्टडी विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते थे। अच्छा, जब ये जो एनर्जी ट्रांसफर है, जो भी हीट चेंज है, हीट चेंज का मतलब एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जानते हैं आप लोग। हीट चेंज को हम लोग एंथैल्पी चेंज भी कहते हैं अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो। तो जो भी एंथैल्पी चेंज है या हीट चेंज है, अगर वो केमिकल रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है, केमिकल रिएक्शन के साथ हो रहा है, जब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं तो इसको थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो होता है, डील करते हैं उस स्टडी को जो हीट चेंजेस होती हैं, जो साथ में जुड़ी हुई होती हैं किसके, केमिकल रिएक्शंस के। तो पहले तो आप डेफिनेशन ही लिख लीजिए, थर्मोकेमिस्ट्री, इन थर्मोकेमिस्ट्री वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस accompanying for chemical reactions या accompanying the chemical reactions होगा। accompanying the chemical reactions मतलब केमिकल रिएक्शंस के साथ जो हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज होता है, जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा बेटा, अगर हम हीट चेंज जो है या एंथैल्पी चेंज है, देखो हीट चेंज दो टाइप की है। तो पहले तो आप ये देख लो, हीट चेंज के बेसिस पे, हीट चेंज जो भी है उसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखा, इन थर्मोकेमिस्ट्री बी डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंज accompanying फॉर केमिकल रिएक्शंस, accompanying द केमिकल रिएक्शंस, ये भी लिख सकते हो, accompanying द केमिकल रिएक्शंस। देखिएगा, फिर आप नई लाइन से लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स में फर्स्ट है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बेटा जी, एंडोथर्मिक में आप डैश लगा के लिखोगे, हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनको हीट देते हैं तब होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, वो कैसा होगा एंडोथर्मिक में, पॉजिटिव होगा। सेकंड होती है बेटा जी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो इसमें आप लिखोगे, हीट इज रिलीज्ड विद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी और उसमें हीट निकलेगी। यहां का जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर आप नई लाइन से लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोसेस हीट चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। हीट चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स में फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे QV। QV जो होती है ये कब होगी, प्रोसेस कैसी होगी, आइसोकोरिक। तो ये तब कहेंगे व्हेन वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा QV के बराबर। और QV को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा U। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं। ऐसे ही दूसरी क्या होती है, QP। जो QP होती है ये तब होगी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट।
बेटा जी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो QP कहेंगे, और जो QP होता है वो डेल्टा H के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी। और हमने डायरेक्टली ऊपर डेल्टा H ही क्यों लिख दिया था, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पर ही होती हैं। भाई हम जो रिएक्शंस कराते हैं ओपन कंटेनर्स में होती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर की वजह से तो जो ज्यादातर हीट चेंजेस होती हैं वो QP होती हैं, और हम उनको नॉर्मली क्या कहते हैं, डेल्टा H कहते हैं। तो नई लाइन से ये बात मेंशन करिएगा, most of the reactions are carried out at constant pressure. Most of the chemical reactions are carried out at constant pressure. Hence, in general, heat change is referred to delta H. Heat change is referred to delta H. तो हम delta H को ही मान के चलते हैं कि ये heat change है। ठीक है भैया, तो आपने क्या किया, दो टाइप की ये तो हो गई, प्रोसेसेस के टाइप हैं ये, या तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक, और ये जो हैं ये टाइप किसके हैं, हीट्स के, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोसेस। हीट्स या तो QB होगी या फिर क्या होगी, QP। तो ज्यादातर जो हम जहां पर भी कहेंगे हीट वो डेल्टा H ही होगा, उसका मतलब डेल्टा H होगा। अब जो प्रोसेस कराई गई है वो जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है क्या, उसके बेसिस पे जो हीट चेंज है या एंथैल्पी चेंज है वो तमाम टाइप की होती हैं। जैसे एक होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एटलीस्ट ये तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, और इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो होंगे हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। तो जो शुरुआत हम करेंगे, आप डालेंगे हेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट चेंजेस और एंथैल्पी चेंजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट चेंजेस और एंथैल्पी चेंजेस। वैसे हीट चेंजेस वर्ड ही गलत होता है, हीट ट्रांसफर्स होना चाहिए, लेकिन किताबों में हीट चेंजेस लिखा हुआ है, क्योंकि जो हीट होती है वो कंटेंट नहीं होता है। हीट में बेसिकली कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है वो कंटेंट में होगा ना। हीट तो प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होती है, या तो हीट निकलेगी या दी जाएगी, तो हीट चेंज नहीं होता है, बेसिकली हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट चेंज वर्ड ही गलत है, लेकिन सभी किताबों ने हीट चेंज वर्ड यूज कर रखा है, हम भी यूज कर रहे हैं यहां पे, ताकि आप कन्वीनियंट फील करें। तो हीट चेंज वर्ड ही गलत होता है, हीट ट्रांसफर होना चाहिए। चेंज होता है हमेशा कंटेंट में, और कंटेंट में वर्क और हीट नहीं आते हैं। वर्क चेंज नहीं कहते हो आप जैसे, और जैसा वर्क होता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्या होता है, हीट होती है। तो हीट चेंज नहीं कहना चाहिए, हीट ट्रांसफर कहना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये सब चलेगा, क्योंकि ये सब स्टेट फंक्शंस होते हैं। हीट और वर्क स्टेट फंक्शंस नहीं होते हैं, ये कंटेंट्स नहीं होते हैं। तो यहां पर हमें हीट ट्रांसफर, वर्क डन, ये सब यूज होने चाहिए। बट ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट चेंजेस, या हीट ट्रांसफर कर लो, ज्यादा अच्छा है। और हीट ट्रांसफर को हम इन जनरली क्या लेकर के चलेंगे, डेल्टा H, और चेंज इन एंथैल्पीज, ये आपकी हेडिंग पड़ेगी। उसमें जो हम पहली बात करेंगे फर्स्ट, वो होगी हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको दिखाया जाता है डेल्टा H, ये R लगा होगा यहां पे, R यहां भी लगाया जा सकता है, R बीच में भी लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब हम कब कहेंगे कि जो भी हीट निकली है या देनी पड़ी है वो हीट ऑफ रिएक्शन है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। इसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाए, उस केमिकल रिएक्शन में जो भी हीट ट्रांसफर होगा उसे क्या कहा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। ऐसा कुछ कहा जाता है डेफिनेशन में, जब गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएं और क्या बना लें, प्रोडक्ट्स बना लें, और इस दौरान हीट में जो भी ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा या एंथैल्पी में जो भी चेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे।
तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कोई डाउट नहीं है डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स पे। भाई जो भी चेंज हो रहा है एंथैल्पी में, चाहे वो नेगेटिव हो चेंज चाहे पॉजिटिव हो चेंज, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब देनी पड़ रही है, तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करेंगे तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, और रिएक्टेंट्स की अगर कम अमाउंट रिएक्ट करेगी तो आपको कम देनी पड़ेगी। नंबर एक तो इस पे डिपेंड करती है। तो अगर हमें पहले डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे व्हेन गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रैकेट में एज रिप्रेजेंटेड इन केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ब्रैकेट क्लोज, आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, चेंज इन एंथैल्पी is called as enthalpy of reaction, या heat transfer is called as heat of reaction। किस पे डिपेंड करेगी? It depends on amount of reactants reacted, जो रिएक्ट किए। नंबर एक। नंबर दो, ये डिपेंड करती है रिएक्शन कंडीशंस पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। मतलब रिएक्शन आपने किस टेम्परेचर पे कराई, हालांकि थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो जो निकलने वाली हीट है, वो भी निकलने वाली या देने वाली हीट है, उसकी वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। तो क्या किया गया, एक और टर्म दिया गया स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपने डेल्टा HR लिया, यहां पर नॉट लग जाएगा, और उसकी डेफिनेशन में बस इतना आएगा, बाकी चीजें तो रहेंगे ही। व्हेन गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, बट साथ में ये भी आपको लेना चाहिए, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड स्टेट्स का मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपने रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस पे कराया है और 1 बार प्रेशर पे कराया है, तो जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी उसी को हम क्या कह देंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो लिखिएगा हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में पहले आप लिख लीजिए, पहले जनरल लिख लीजिए, फिर स्टैंडर्ड लिखा देंगे। तो लिखिएगा हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में व्हेन गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रैकेट में एज रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ब्रैकेट क्लोज आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, कॉमा लगा के, चेंज इन एंथैल्पी, इसके ब्रैकेट में हीट ट्रांसफर ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। दोनों चीजों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। अगर आपके यहां लिखने को आया है हीट ऑफ रिएक्शन, तो आप हीट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या कहेंगे? व्हेन गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रैकेट में एज रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, हीट ट्रांसफर ब्रैकेट में इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। और अगर कहें आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हीट ट्रांसफर मत कीजिए, हीट ट्रांसफर की जगह आप क्या कह दीजिएगा? चेंज इन एंथैल्पी। हमने आपको दोनों लिखाए हैं, ब्रैकेट में करके लिखा दिया है। नई लाइन से लिखिएगा इट डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर होगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गए हैं उनकी अमाउंट पर डिपेंड करेगी। अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, नंबर एक ये, इसमें आप चाहो तो लिख दो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, चाहे पॉजिटिव में बढ़े चाहे नेगेटिव में। दूसरा होता है कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रिएक्शन, इस पे भी डिपेंड करेगा। नई लाइन से लिखिएगा हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर ही चल रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आप हेडिंग या सब हेडिंग टाइप का मान के चलिए, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा HR, और यहां पर आप क्या लगा देंगे? ये नॉट, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और लिखिएगा इसमें द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन when all the reactants and products are in their
स्टैंडर्ड स्टेट्स, दैट इज टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर शुड बी 1 बार। टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर शुड बी 1 बार। तो बेटा जी ये हमने आपको क्लियर कराया कि एंथैल्पी ऑफ, देखो बेटा आप दोनों को बार बार लिखाना ठीक नहीं है, आपको बस करना क्या है, जहां पर आपसे हीट कहा जाए तो आप हीट ट्रांसफर यूज कर लेना, जहां पे आपसे एंथैल्पी कहा जाए तो एंथैल्पी चेंज यूज कर लेना, बस इतना। हीट ट्रांसफर यूज करना और एंथैल्पी चेंज यूज करना। जैसे आपसे कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप इस तरीके से लिखिएगा, व्हेन गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ब्रैकेट में एट 1 बार प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ब्रैकेट क्लोज, are completely converted to products which are also in their standard states. Heat transfer is called as standard heat of reaction. ऐसे करके अगर कहें कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हीट ट्रांसफर की जगह आप क्या कर दोगे, चेंज इन एंथैल्पी। व्हेन गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ब्रैकेट क्लोज, टेम्परेचर प्रेशर लिख देना कितना कितना, ब्रैकेट शुरू होने के बाद टेम्परेचर प्रेशर, ब्रैकेट क्लोज, और आगे लिखोगे चेंज इन आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस ठीक है, तो फिर से एक बार बताते हैं, अगर आपको लिखना पड़े स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे when given mole of reactants in their standard states, ब्रैकेट के अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, ब्रैकेट क्लोज, आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, कॉमा लगा के, चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होगी, अब मेन चीज ये है, देखो यूनिट यहां पर जो आप लिखेंगे, आपको हम बता दें, यहां पे लिख रहे हैं यूनिट, बेटा जी बहुत सिंपल, आप जूल लिखें या आप किलो जूल लिखें या आप कैलोरी लिखें या किलो कैलोरी लिखें, यहां पर अमाउंट को फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर मोल या पर ग्राम जैसी कोई बात नहीं आएगी, बस यूनिट क्या होगी, कैलोरी, किलो कैलोरी रेयरली ही यूज होता है, किलो जूल यूज होता है जनरली, तो जूल या किलो जूल, ये आप यहां पर यूनिट यूज करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद जो सेकंड है, ये तो हो गई हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सेकंड हम बात करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, या इसको ही आप लिख लो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम दिखाते हैं बेटा डेल्टा एच और यहां पर ले लेंगे एफ। अगर इसी में स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर दिया जाएगा तो यहां पर नॉट आ जाएगा। तो ये क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां पर सब कुछ वही है, बस एक चीज जो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है वो प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए। दो चीजें रेस्ट्रिक्शन है, दो चीजों का, एक तो प्रोडक्ट का 1 मोल बनना चाहिए, और कहां से बनना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। पहले आप डेफिनेशन लिखो फिर बताते हैं। लिखो, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, हीट ट्रांसफर ब्रैकेट में चेंज इन एंथैल्पी, कोई भी आप लिख सकते हो। अगर आपसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछी गई है तो हीट ट्रांसफर यूज करना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी गई है तो आप क्या करोगे, चेंज इन एंथैल्पी यूज करना। तो क्या बात चल रही थी, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कॉमा लगा के, हीट ट्रांसफर ब्रैकेट में एंथैल्पी चेंज ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन ब्रैकेट में
सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन, ब्रैकेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहां पर यूनिट क्या होगी, यहां पर 1 मोल प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो अगर हम यहां पर यूनिट की बात करेंगे तो अगर आप जूल ले रहे हो या किलो जूल, जो भी आप लो, जनरली किलो जूल लिया जाता है, तो किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अच्छा क्या है ये जो हमने आपको डेफिनेशन लिखाई, इसको थोड़ा सा हम रिएक्शन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, कोई भी चीज आप उठा लो 1 मोल बननी चाहिए। तो 1 मोल, जैसे मान लो आपको 1 मोल CO2 बनानी है, तो CO2 गैस बनी, कहां से बने, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बननी चाहिए। भाई CO2 तो ऐसी हजारों रिएक्शंस हैं जहां CO2 बनती है, उन रिएक्शंस से मतलब नहीं है। CO2 बने कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस। तो बेटा कोई भी रिएक्शन हो उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कह ही सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो सब हैं, चाहे 1 मोल हो चाहे 10 मोल हो, वो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ही है। बट यहां का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आर यहां भी दिखाया जाता है, यहां भी दिखाया जाता है, ये होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के। क्योंकि यहां पर हुआ क्या, जो हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको लिखाई, वो कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाइड हैं। 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, एक तो ये एग्जांपल हो गया। अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और यहां से बना क्या, 2 अमोनिया गैस बन गया। और भैया बताया था आपको पहले ही, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हम कह ही सकते हैं। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। बट ये रिएक्शन उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है। एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, बट दूसरी कंडीशन जो है कि 1 मोल प्रोडक्ट होना चाहिए, वो कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 1 मोल होना चाहिए था और यहां कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो अगर इसको हम बैलेंस कर दें, सेटिस्फाई कर दें, जैसे हमने क्या किया, हमने यहां पर 2 मोल के बजाय 1 मोल अगर हम करें तो क्या करेंगे, जो डेल्टा HR है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी इसकी आधी हो जाएगी, तो यहां जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये किसका हो जाएगा, ऑफ अमोनिया। राइट, इस तरीके से हो जाएगा। बेटा जी ये होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आप चलो लिख लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ब्रैकेट में टेम्परेचर प्रेशर वही लिखिएगा, टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, कॉमा प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा 1 बार। क्या हुआ हमारा सेंटेंस, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ब्रैकेट में टेम्परेचर और प्रेशर, is formed from constituent elements which are also in standard states, comma लगा के, change in enthalpy is called as enthalpy of change in enthalpy is called as standard enthalpy of formation, standard enthalpy of formation, राइट। ये होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या डेफिनेशन आपके यहां लिखने को आई, आप उसी के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। अगर स्टैंडर्ड लिखने को आई है तो टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड स्टेट, ये सब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर स्टैंडर्ड नहीं नॉर्मल आई है तो आप टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को मेंशन मत कीजिए, स्टैंडर्ड स्टेट नाम मत लीजिए, आप सीधे से जो डेफिनेशन की कंडीशंस हैं उनको आप मेंशन कर दीजिए। अच्छा एक चीज आपको और बता दें, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में कौन कौन आएगा, सारे मेटल्स हैं, ये एलिमेंट्स ही होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कार्बन क्या है, ये कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे ये O2 है, ये भी एलिमेंट है, कार्बन वाली बात अभी बताएंगे। ये O2 है, ये भी एलिमेंट है, N2, H2, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाई कन्वेंशन ली गई है 0। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बना होगा तो एंथैल्पी, बाई कन्वेंशन कितनी ली गई है, 0 ली गई है। तो एक नोट आप लिखिएगा, बाई कन्वेंशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एज N2, O2, H2, M फॉर क्या है, मेटल, इज टेकन एज 0। हाँ बात कर रहे थे कि कार्बन की कब 0 लेंगे,
कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं, कोल, चारकोल, कोलतार, इसके अलावा मेन एलोट्रॉप्स पे आप आइए, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। तो इसमें जो स्टैंडर्ड जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली गई है वो ग्रेफाइट है, राइट। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, कार्बन हैज मैनी एलोट्रॉप्स, फुल स्टॉप के बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज 0, इसको 0 माना गया है। डायमंड की 0 नहीं लेंगे, किसी और एलोट्रॉप की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कार्बन के और एलोट्रॉप्स होंगे उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं लेंगे। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, O2 और O3, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, और O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। दोनों ही ऑक्सीजन है। आप सोच रहे होगे अरे O3 को ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स बेटा वो ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप है। एक O2 होता है और एक क्या होता है, O3। O2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, O3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं है, ये बाई कन्वेंशन है। O3 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन जीरो होगी, क्या होगी वो अलग है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने आपको 2 डेफिनेशंस लिखाई, एक डेफिनेशन तो आपको हमने लिखाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की और एक लिखाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी लिख लेते हैं। तो पहले इसको रब कर लेते हैं फिर मिलते हैं। हाँ बेटा, तो बात हो रही थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या रिलेशन होता है। देखिए कोई भी रिएक्शन है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, जनरली बीच में लिखा जाता है, आप भी बीच में लिखा करें। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, पूरे आ नहीं पाएगा इसलिए 2 लाइन में लेंगे, सम, दिख रहा होगा होपफुली, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, यही चीज रिएक्टेंट्स के लिए, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा जी ये फार्मूला होता है, इससे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, बट पहले कुछ और एंथैल्पीज हमें पढ़नी पड़ेंगी और एक लॉ होता है हेजेस लॉ, वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। यहां से देख लीजिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है जैसे हमने रिएक्शन ली N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये है, ठीक है। अब इसमें जो भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज हुआ वो डेल्टा RH है। तो जो डेल्टा RH होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा RH होगा सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स में तो केवल अमोनिया है, तो डेल्टा F हम जनरली यहां लेते थे ना, यहां पर एक्चुअली हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा जो भी सब्सटेंस है, इसलिए F हमने यहां ले लिया। डेल्टा FH किसका, अमोनिया का, ये ऐसे ले लिया, लेकिन इसके 2 मोल हैं तो यहां 2 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स पे आप जाओगे तो N2 है और H2 है, तो यहां पर होगा डेल्टा FH किसका, N2 का, प्लस 3 इंटू डेल्टा FH, ये होगा H2 का, ये होता है। तो ये इस तरीके से फार्मूला बनेगा। हालांकि वो अलग बात है, अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पीज हैं ये, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी अमोनिया की तो नहीं 0 होगी, बट N2 एक एलिमेंट है, इसकी 0 हो जाएगी, H2 एक एलिमेंट है, इसकी भी 0 हो जाएगी। वो अभी हमने फिलहाल स्टैंडर्ड के लिए नहीं लिखा है, इन जनरल यही फार्मूला होता है। तो हम लोग 2 एंथैल्पीज को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, और वो 2 एंथैल्पीज कौन कौन सी हैं, एक तो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और दूसरी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी हम लोगों ने पढ़ ली। देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स को हम आपको नहीं लिखाएंगे, जहां भी आपको स्टैंडर्ड लिखना पड़े तो जहां आपने रिएक्टेंट लिया है वहां पे आप लगा लीजिएगा इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, रिएक्टेंट्स लिया है तो, और जहां आपने प्रोडक्ट्स लिया है वहां भी आप इन देयर, इन इट्स एक है तो इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, एक से ज्यादा है तो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट लगा लीजिएगा, ब्रैकेट में टेम्परेचर और प्रेशर भी लिख दीजिएगा। तो जैसे नेक्स्ट है, जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन भी कहेंगे इसको, बताए तो आप। एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो आप देख लीजिएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको हम डेल्टा COMH ऐसे दिखाते हैं, और अगर ये स्टैंडर्ड है तो यहां पर नॉट लग जाएगा। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, उसको आप कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करा दें। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने को हम बर्न करना भी कहते हैं, इन द एक्सेस ऑफ एयर या इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा या जो भी हीट ट्रांसफर होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और जो हीट ट्रांसफर होगा उसे हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन, राइट? तो लिखिएगा, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is completely burnt, when 1 mole of substance is completely burnt in the excess of oxygen, कॉमा लगा के, heat transfer is called as heat of combustion, या और चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। याद रहे यहां पर 1 मोल रेस्ट्रिक्ट किया गया है, किसका? रिएक्टेंट का। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी 1 मोल रेस्ट्रिक्ट किया गया था, किसका? प्रोडक्ट का। लेकिन यहां पर 1 मोल किसका रेस्ट्रिक्ट किया गया है? रिएक्टेंट का। तो जो यूनिट यहां पर निकल के आएगी वो होगी किलो जूल में, अगर ले रहे हैं तो किलो जूल पर मोल होगी। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। C सॉलिड है और इसने O2 के साथ रिएक्शन की, और रिएक्शन करके जो कि गैस है, यहां पर क्या बनाया? CO2 गैस बनाया। देखो हर रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कह ही सकते हैं। ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी ये किसके बराबर होगी? ये एंथैल्पी ऑफ COM, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी? ऑफ CO2 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि 1 मोल कार्बन है, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतना ऑक्सीजन है, और यहां पर क्या फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2। और एग्जांपल ले लेते हैं 1-2। सपोज दैट यहां पर CH4 है, CH4 है तो कितने O2 की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग बाद में बैलेंस करेंगे। फिलहाल ये क्या हो गया? O2। C2H6 कर लेते हैं, ये इथेन हो गया। ध्यान रहे जब भी आप किसी का कंबशन कराते हो तो जितने भी कार्बन हैं सबको CO2 में ले जाओ, और जितने भी हाइड्रोजन हैं उसको आप कहां ले जाओ? H2O में। ये कंप्लीट कंबशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो यहां क्या बनेगा? 2CO2। अलग इथेन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, और प्लस क्या बनेंगे? 3H2O। तो बेटा जी ये H2O जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होता है? लिक्विड होता है। अब जरा ध्यान देना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन की बात कर रहे हैं तो इसका तो 1 मोल होना ही चाहिए था, हमने 1 मोल ही लिया है। अब ध्यान दें, O2 कितनी O2 की जरूरत पड़ेगी? 4 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 ये हो गए। कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? 7 एटम्स की। 4 एटम ये हो गए और 3 एटम ये हो गए, 7 एटम्स। तो 7 एटम्स के लिए यहां पर आपको 3.5 लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि फ्रैक्शन में तो लेते ही नहीं है, रिएक्शन में लेना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा क्योंकि आप बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन की, तो रेस्ट्रिक्शन पहले से ही लगा हुआ है 1 मोल इथेन का। तो यहां का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कहेंगे ही, और ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा ये किसके बराबर होगा? ये होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका? ऑफ C2H6 का, राइट?
अगर यहीं पे आपसे कहें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, तो आप बोलोगे व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ब्रैकेट में टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बेटा जी यहीं पे एक और टर्म होता है कैलोरीफिक वैल्यू। जो आप लोग फ्यूल खरीदते हो मार्केट से, डीजल, पेट्रोल, कैसे खरीदते हो? डीजल, पेट्रोल वगैरह जो भी हम लेते हैं, उसकी जो अमाउंट लेते हैं, क्या हम मोल वाइज लेते हैं? नो। तो जो माइलेज आएगा, वो माइलेज जनरली हम लोग जो चेक करते हैं वो पर लीटर चेक करते हैं। या मान लीजिए कोई सॉलिड फ्यूल खरीदा गया, एलपीजी गैस हम लेते हैं, एलपीजी गैस के सिलेंडर्स जो आते हैं हमारे घरों में, हालांकि अब तो गैस पाइपलाइन चल रही है, बहुत दिन से चल रही है, लेकिन फिर भी सिलेंडर्स में जो गैस ली जाती है, जो सीएनजी गैस ली जाती है, जो कि कार्स वगैरह में भरी जाती है, तो वो मास वाइज ली जाती है। 2 किलो गैस, 3 किलो गैस, ऐसे करके। ऐसे ही उसमें जो गैस आती है सिलेंडर में, वो शायद 14 किलो के आसपास होती है, 14 किलो के करीब होती है, अगर धांधलेबाजी नहीं हुई है तो, निकाली नहीं गई है तो बेटा जी जो हमें माइलेज या हमें जो एफिशिएंसी चाहिए होती है, वो पर मोल नहीं चाहिए होती है। भैया 1 मोल अगर मीथेन लोगे आप, तो मीथेन 1 मोल के लिए 16 ग्राम लेना पड़ेगा, और वहीं 1 मोल अगर आपने ईथेन लिया तो आपको 30 ग्राम लेना पड़ेगा। एग्री करते नहीं? तो जो हम माइलेज लेते हैं वो पर ग्राम वाला लेते हैं कि भाई कब बढ़िया है। तो एक टर्म दिया गया, मतलब फ्यूल कौन सा अच्छा है, जिसने फ्यूल वो अच्छा माना जाता है जिसके कम मास ने ज्यादा एनर्जी दे दी हो, कंबस्शन कराने पर कम मास ने या 1 ग्राम ने ज्यादा एनर्जी दे दी हो। तो मीथेन और इथेन, अगर हमें ये कंपेयर करना पड़े विच इज बेटर फ्यूल मीथेन और इथेन में से, तो हम पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं देखेंगे, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? पर मोल के लिए। अगर मीथेन का 1 मोल लोगे तो 16 ग्राम हो जाएगा, और इथेन का 1 मोल लोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? 30 ग्राम हो जाएगा। उसकी नहीं देखेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं देखते हैं। वहां पर एक टर्म देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है रिलीज होने वाली हीट। भाई कंबशन हो रहा है तो हीट निकलेगी। रिलीज हीट जब आप 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को बर्न करते हो, और 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न करोगे तब जो हीट निकलेगी उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ जो भी फ्यूल है उसकी। और जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो अच्छा फ्यूल माना जाता है, वो फ्यूल अच्छा माना जाता है। और याद रखिए जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो मीथेन और इथेन में आप नंबर वाइज रेशियो ले लो। मीथेन CH4 1:4 का रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन, और C2H6 में 1:3 का है। तो मीथेन और इथेन में जो अच्छा फ्यूल होगा वो कौन होगा? मीथेन होगा। तो आप यहीं पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपने जहां पे लिखी है, एक छोटी सी हेडिंग आप डालोगे, और हेडिंग आपकी होगी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 gram of fuel is completely burnt in the excess of oxygen, in the excess of oxygen। नई लाइन से लिख लीजिएगा, the fuel having more calorific value is considered as better fuel। ठीक है भैया, ये हो गया। चाहो तो एक नोट और लिख लो, the hydrocarbon having more hydrogen content हैज, हाइड्रोकार्बन या फ्यूल, जनरली हाइड्रोकार्बन्स को ही फ्यूल की तरह यूज करते हैं। द हाइड्रोकार्बन या फ्यूल हैविंग मोर हाइड्रोजन कंटेंट इज कंसीडर्ड एज बेटर फ्यूल। तो इसके अलावा भी बहुत सारी एंथैल्पीज बची हुई हैं। तो अभी 40 मिनट्स के आसपास का लेक्चर होने जा रहा है, तो इसे बहुत बड़ा हम नहीं करेंगे। चाहे तो इसको बड़ा करके हम 1.5 घंटे तक खींच सकते हैं, तो फिर क्या होगा वो आपके लिए बोरिंग हो जाता है थोड़ा। तो 40 मिनट्स पे ही इसे समेट लेंगे। डेफिनेशंस को ही हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में 2-3 डेफिनेशंस हम लोग और पढ़ेंगे, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनको हम लोग पढ़ लेंगे।
या चलो अभी खत्म कर लेते हैं, डालो नेक्स्ट हेडिंग डालो, उसके बाद फिर अगली हेडिंग जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग हेस लॉ और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो डालेंगे हेडिंग एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। फटाफट आप लिख लीजिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड, वेपोराइजेशन लिक्विड का ही होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, at its boiling point, change in enthalpy is called as enthalpy of vaporization। इसको दिखाएंगे डेल्टा VAP डॉट और ये H से, enthalpy of vaporization, और जो यूनिट होगी वो होगी किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहां पर 1 मोल सब्सटेंस को लिमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट आप लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में लिखिएगा व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये चीजें लगाना जरूरी है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिखाएंगे इसको डेल्टा FUS डॉट और H से, यूनिट फिर से क्या होगी किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में लिखिएगा व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम दिखाएंगे डेल्टा SUB डॉट H से, यूनिट फिर से यही होगी क्योंकि यहां पर भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एक फार्मूला यहां पे बनता है, उसको लिख लीजिए। जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो सम होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का। तो बेटा ये हमने कुछ एंथैल्पीज पढ़ी जिनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हेस लॉ पढ़ेंगे, इसको हेजेस लॉ बोलते हैं। और जो भी हमने ये एंथैल्पीज पढ़ ली इनसे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो ये होने वाला है। इसके अलावा भी कुछ एंथैल्पीज रह गई हैं, जैसे एक बॉन्ड एनर्जी रह गई है जो काफी बड़ा टॉपिक है, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसका अलग लेक्चर बनेगा। फिर एक और रह गई है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो भी एक बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, उसमें समझने वाली चीजें हैं, उसका भी अलग लेक्चर बनेगा। तो ये 3 लेक्चर्स और बनेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद 3 लेक्चर्स और आएंगे, एक तो होगा हेजेस लॉ का, एक होगा बॉन्ड एनर्जी का और एक होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। अभी न्यूमेरिकल्स आप मत कीजिए, न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा और आपको घर से करने के लिए भी दूंगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।